नमस्ते। मैं जयश्री मालंसकर आपका मनोधैर्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज से मनोधैर्य में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है, उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनका आगे जाके अगर हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करें तो हमें क्या क्या किस तरह से हम उसमें काम कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या है, उन सभी सब्जेक्ट्स की किस तरह से प्रिपरेशन की जाए। एमएससी है, बीएससी है या फिर एमफिल है या फिर साइडी जैसे बड़े बड़े कोर्सेस है, तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी बेसिक सब्जेक्ट्स को हम किस तरह से पढ़े, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आने वाले सभी वीडियोज में हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है। बहुत से लोगों की बहुत सी संभावना है कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग जैसे कि कोई इंसान को अगर देख ले तो वो उसकी मन की बात जान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन बताऊंगी। साइकोलॉजी के डेफिनेशन के लिए बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत सी अलग अलग डेफिनेशंस बनाई थी। जैसे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पिरिट। लेकिन हम साइकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच मानी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक नई डेफिनेशन बनाई गई जो थी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड देयर मेंटल प्रोसेसेस। तो मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान मनुष्यों और जानवरों की उनकी बिहेवियर यानी कि उनकी वर्तणूक किस तरह से है और उनका मेंटल प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी जैसे हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने कुछ गोल्स होते हैं कि जो कि उस सब्जेक्ट थ्रू उस सब्जेक्ट उस गोल्स तक पहुंचा जाता है। जैसे कि साइकोलॉजी का एक गोल है, साइकोलॉजी के भी गोल्स है, बेसिक गोल्स कि साइकोलॉजी क्यों पढ़ी जाती है और साथ में साथ उस साइकोलॉजी को किस तरह से पढ़ते हैं, एग्जैक्ट उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के 4 गोल्स है। पहला होता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब यानी कि पहले हम देखा जाता है कि क्लाइंट को क्या परेशानी है, क्या हो रहा है। हम उस चीज को याद रखने के लिए हम उसको कह सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो व्हाट इज हैपनिंग मतलब पहले डिस्क्राइब है। तो पहले डिस्क्राइब करो कि अभी उस क्लाइंट की क्या कंडीशन क्या है, प्रेजेंट कंडीशंस क्या है। दूसरा आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी कि हमें पता तो चला कि अभी उसे क्या हो रहा है, उसे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बट ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण हमें जानना है। तो दूसरा गोल होता है साइकोलॉजी में कि पहले कि उसको डिस्क्राइब करो, उसका रीजन ढूंढो कि व्हाई इट इज हैपनिंग। और थर्ड गोल होता है साइकोलॉजी का है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट यानी कि वो जो चीज अगर कोई डिप्रेशन से सफर करे, किसी को एंजाइटी है, किसी को पैनिक अटैक आ रहा है, तो ये सब होने की संभावना क्या है, कब हो, फिर कब हो सकता है, कैसे कैसे चांसेस है ये सब चीजें फिर से होने की। तो होता है प्रिडिक्शन। और जो एक लास्ट वन होता है उसे कहते हैं चेंज बिहेवियर। यानी कि जैसे कि हमें उसका पहले क्या हो रहा है हमें पता चल गया, हमें उसका कारण पता चल गया और बाद में हमें ये भी पता चल गया कि ये सभी चीजें उसके साथ फिर कब होने वाली है। तो लास्ट में आता है कि हमें उस बिहेवियर को कंट्रोल और चेंज करने के लिए उस क्लाइंट को ट्रीटमेंट देना, उसके बिहेवियर में हमें कुछ चेंजेस करना, उसका एक डेली रूटीन बनाना, ट्रीटमेंट प्लान बनाना, उसको थेरेपी देना। तो दीज आर द मेन 4 वेरी बेसिक गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हर एक एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कोई बेसिक इंटरव्यू भी पूछे जाते हैं कि आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो साइकोलॉजी के गोल्स क्या है, उसका एम क्या है साइकोलॉजी पढ़ने का और उसका यूज क्या है। तो बेसिकली ये 4 गोल हमें हमेशा याद रखने हैं। एक है डिस्क्राइब, दूसरा आता है एक्सप्लेनेशन, तीसरा है प्रेडिक्ट और लास्ट वन है हमारा चेंज बिहेवियर यानी कि ट्रीटमेंट बनाओ, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अभी ये हो गई उसकी एक बेसिक डेफिनेशन और उसके गोल्स। अब हम जानेंगे कि साइकोलॉजी में कौन सी ब्रांचेस पढ़ी जाती है, जिनको हम एज अ सब्जेक्ट तो हम पढ़ते हैं, उस ब्रांचेस के भी बहुत ज्यादा सब ब्रांचेस भी होती है, जो कि हम लोग आगे की वीडियो में हम जरूर देखेंगे। जैसे हम लोग एक एक ब्रांच की या फिर एक एक सब्जेक्ट की जब हम स्टडी करेंगे। तो आज मैं बेसिक मेन ब्रांचेस बताऊंगी जो कि जिसके लिए हम लोग उस फील्ड में वर्क भी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। उस ब्रांचेस को साइकोलॉजी में देखा जाता है। तो सबसे पहली ब्रांच होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ब्रांच मानी जाती है।
इस क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम लोग साइकोपैथोलॉजी, जैसे कि उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि हम लोग मनोविज्ञान के सारी की सारी जितनी भी डिसऑर्डर्स है उनके बारे में हम लोग जानते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, साइकोटिक, न्यूरोटिक कंडीशन की सारी चीजें, सारी मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा जाता है। और उसमें दूसरा एक और पार्ट होता है, वो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि हम उसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, साथ में हमारे कुछ बॉडी के पार्ट जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, न्यूरॉन है, उसके बाद जो भी ब्रेन से रिलेटेड, यानी कि बचपन से जो भी बीमारी होती है उसमें से ब्रेन के कौन से पार्ट में डिफेक्ट होने के कारण वो बीमारी होती है। तो ओवरऑल बायोलॉजी भी इसमें हम पढ़ते हैं। हम डिसऑर्डर्स, बायोलॉजी और कुछ थेरेपीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रीटमेंट्स प्लान्स हम बनाते हैं। और एक एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा स्कोप होता है एक कुछ यूनिवर्सिटी में खुद के क्लिनिक, और प्रोफेशनली ये लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खुद के प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करते हैं। गवर्नमेंट में भी उनकी काफी अपॉर्चुनिटी होती है, हॉस्पिटल्स में, या फिर हम लोग अगर कुछ एग्जाम्स दे तो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक है, माने कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की ये ब्रांच हर एक फील्ड में वर्क कर सकते हैं। इस ब्रांच से हेल्थ रिलेटेड हर एक फील्ड में वी कैन वर्क एज अ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। आफ्टर अगर आप मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं तो उसके बाद आप कोई भी फील्ड में साइकोलॉजी के डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं और उन दोनों फील्ड में आप वर्क भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली ब्रांच। दूसरी ब्रांच आती है, उसे हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी में जो भी स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, कोई ऑटिज्म है, एडीएचडी है, तो ये सभी स्पेशली जो बचपन से बीमारियां जो होती है, जेनेटिक जो बीमारियां होती है, न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स होती है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है। क्योंकि ये बच्चों को ये जब पैदाइश से ये सारी बीमारियां होती है जिन पे अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, तो उनको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एक थेरेपिस्ट के थ्रू उनका डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि वो बच्चे भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी लाइफ बिता सके। तो एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में साथ में ही हम लोग स्टूडेंट को एक अच्छा करियर गाइडेंस करते हैं, साथ में उनको करियर काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग, मतलब एक चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत से रोल प्ले करता है। तो एक एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी एक बहुत अच्छा स्कोप है साइकोलॉजी की फील्ड में। अभी हम लोग दूसरी ब्रांच पे जाएंगे, उसे हम कहते हैं हेल्थ साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी भी एक बहुत अच्छी ब्रांच होती है जो स्पेशली हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं। पेशेंट का फिजिकल जो भी फिटनेस है, उनका वेट की वजह से उनको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो भी फिजिकल जो इश्यूज और पेन में जो भी पेशेंट सफर करते हैं, तो उसमें हेल्थ साइकोलॉजिस्ट उनका स्ट्रेस, डिप्रेशन कम करवाते हैं, उनका डेली रूटीन मेंटेन करने में उनको हेल्प करते हैं। They are professionally only working on health psychology. That's it. अब हम दूसरे फील्ड की बात करेंगे तो दूसरी एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो आजकल इस ब्रांच में बहुत ज्यादा स्कोप हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो एथलीट होते हैं, जैसे उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनर की जरूरत होती है एक अच्छा गेम सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वैसे उन्हें एक प्रॉपर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत होती है उनका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के लिए। उनके स्पोर्ट्स के जब उनके बहुत ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल जब गेम्स चल रहे होते हैं, तो उस टाइम उनका जितना फिजिकली फिट होना जरूरी होता है, उनका उतना मेंटली भी फ्रेश और फिट रहना बहुत जरूरी होता है। और उस फील्ड में बहुत ज्यादा पे अगर किसी फील्ड में आता है तो वो ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में। पर्सनल जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं वो बड़े पर्सनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हायर करते हैं। तो उसमें हम एथलीट का उनका डेली रूटीन मेंटेन करने में हम उनको हेल्प करते हैं, उनके गेम में वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई फेल्यूर भी आता है तो उस फेल्यूर से वो एटलीस्ट किस तरह से कोप अप करेगा, उसके अकॉर्डिंगली भी हम उन्हें हेल्प करते हैं। तो एक एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। और साथ में साथ ये जो ब्रांच है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वो दिन ब दिन बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। जिस तरह से साइकोलॉजी का अवेयरनेस अभी बढ़ रहा है, काउंसलिंग का अवेयरनेस बढ़ रहा है, उसी तरह से ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाली ब्रांच भी अभी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। अभी कोच और एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस अच्छे से समझ में आता है कि दोनों का क्या क्या रोल होता है। अगर दोनों बैलेंस में वर्क करें तो हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी होती है एथलीट की, और उसको वो सभी प्रेशर हैंडल करने में भी हेल्प होती है। अभी हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करेंगे तो एक होती है कि काउंसलिंग।
तो काउंसलिंग ये भी एक अलग की ब्रांच मानी जाती है कि काउंसलर है। तो काउंसलर क्या करते हैं कि वो एक प्रॉपरली एक ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस ये थेरेपीज पे होता है। अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर देखेंगे तो उनका ज्यादा डायग्नोसिस असेसमेंट दे कैन डू इट वेरी वेल। वैसे ही काउंसलर अब थेरेपी का जो पार्ट होता है बहुत अच्छे से करते हैं। काउंसलिंग में वो मैरिटल काउंसलिंग है, स्टूडेंट काउंसलिंग है, कि अच्छे से बात करके पर्सन को एक अच्छा सा एक गाइडलाइन वो दे सकते हैं। करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, उसमें हम लोग एजुकेशन में भी जा सकते हैं, एजुकेशन काउंसलर भी एज अ वर्क कर सकते हैं। दिस थिंग के लाइक एक काउंसलिंग फील्ड भी एक बहुत अच्छी फील्ड मानी जाती है। हम काउंसलिंग के भी बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरी ब्रांच की अगर हम बात करें तो अभी नेक्स्ट ब्रांच हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजी में उभर रही है आजकल, वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। हाँ, अभी बहुत सी जगह पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन होती है। अगर हम आउट ऑफ स्टेट अगर हम जाए तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का बहुत अच्छा स्कोप होता है। जैसे बैंगलोर सिटी है, चेन्नई सिटी है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की अच्छी पोजीशंस होती है। तो उनका काम क्या होता है? तो उनका काम होता है कि उनको रिक्रूटमेंट करनी होती है, उन्हें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि किस तरह से सभी एम्प्लॉयज को, नए एम्प्लॉयज को कितना काम देना है, उनकी मेंटल हेल्थ, साथ में उनकी सारी पर्सनल वर्क, उनका टाइम, उनका स्केड्यूल, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज। तो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट में एक एचआर का एक बहुत अच्छा जॉब भी होता है और एक बहुत अच्छे बिजनेस के लिए भी ये ब्रांच बहुत यूजफुल है। अगर किसी का खुद का भी बिजनेस हो तो भी इन सभी चीजों जो उन्होंने पढ़ी है उनको यूजफुल हो सकती है। तो एज ए एचआर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोप है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट करके एक न्यू ब्रांच है जो अभी बहुत अच्छे स्कोप में है। हम इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है। एंड द लास्ट वन इज दिस फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी एक अलग ब्रांच है कि जो स्पेशली क्रिमिनोलॉजी में देखी जाती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल मतलब इसमें लॉज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी होती है, साथ में क्रिमिनल माइंड भी होता है कि उस क्रिमिनल की किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं, उसने वो क्राइम कमिट करते समय उसने खुद से किया हुई ऑफ ही हैव एनी डिसऑर्डर और समथिंग। मतलब उसमें पूरी तरह से क्लिनिकल स्टडी भी है, डायग्नोसिस असेसमेंट भी है, काउंसलिंग भी है, और साथ में जो भी क्राइम रेट अंडर जो भी लॉ एथिक्स जो भी सब आते हैं वो सब हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड एज ए इंडिया अभी इतना ये स्कोप नहीं है इस फील्ड में, लेकिन अगर हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, अमेरिका जैसे कोई बड़ी बड़ी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा स्कोप हमें मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, क्योंकि क्रिमिनल माइंड्स को पढ़ना, क्योंकि क्रिमिनल इज वेरी वेरी शार्प, तो उनके माइंड्स को पढ़ो, उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनको एक अच्छा इंसान भी बनाओ, साथ में इन्वेस्टिगेशन भी होता है और साइंटिफिक नॉलेज भी होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ बेस्ट ब्रांच इन साइकोलॉजी। तो आज हमने जाना साइकोलॉजी की डेफिनेशन, गोल्स और कुछ ब्रांचेस के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइकोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट्स जो है जो हम एज अ सब्जेक्ट हम साइकोलॉजी में पढ़ते रहे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगले वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे, एक एक सब्जेक्ट की हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि हमारे कौन से सब्जेक्ट है और एक एक सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज के हम लोग प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।